कल ही मैं एक कृषि विशेषज्ञ की टिप्पणियाँ सुन रहा था और अच्छे आंकड़े दे रहे थे, अच्छा विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन अंत में उन्होंने जाकर ये कहा कि अभी हमें बहुत-सा पेन होने वाला है, बहुत-सी दिक्कतें सामने आने वाली हैं, कई आंदोलन होने वाले हैं, किसान आंदोलन होगा और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर हम इस तकलीफ को झेल गए, तो ये जो व्यापारिक संधि है, जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रही है, आगे जाकर हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगी। ये उनका कथन था। जबकि मैं बिल्कुल दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप पहले इस कथन के ऊपर एक छोटी-सी टिप्पणी करें। सबसे ज़्यादा तो और सबसे इम्पोर्टेंट हमें जानना ये है कि ये जो डील है इसकी ज़रूरत क्यों है? हम ये कष्ट क्यों भोगें? मैं ये जानना चाहता हुँ, हूँ। हुँ, जबकि भारत का जो एक्सपोर्ट है हुँ, अमेरिका को वो हुँ, तकरीबन $6 बिलियन का है। हुँ, उनसे जो हम आयात करते हैं वो तकरीबन $2.5 बिलियन का है। तो हमारी तरफ तो ट्रेड सरप्लस है। हुँ, हम तो ऑलरेडी उस पोजीशन में हैं कि हम डोमिनेट कर रहे हैं एज फार एज एग्रीकल्चर ट्रेड जो है अमेरिका के साथ अगर हम देखते हैं तो हुँ, हमें क्या जरूरत पड़ी थी, क्या दुविधा थी कि हुँ, हमें ये महसूस हुआ कि भाई जिसको कहते हैं ना, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। क्या हुँ, जरूरत थी हमें ये कि उसको इनवाइट करने के लिए कि आओ भाई हमारे एग्रीकल्चर को आप रीसेट करो, क्यों? जबकि हम उनके उस एक्सपोर्ट्स जो हमारे हैं, हमारे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं और ट्रेड डेफिसिट तो अमेरिका का है। तो हुँ, हमें क्या कारण था? मुझे ये तो बता दीजिए, जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि साहब ये बहुत अच्छा होगा ये अगर इस कष्ट को हम सह गए, पर ये हुँ। कष्ट की ज़रूरत ही क्या थी हमें इनवाइट करने के लिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। और इसका मतलब साफ है कि कोई कारण नहीं था, बैठे-बिठाए हमारे पर जो एक मार पड़ रही है या पड़ेगी आने वाले दिनों में, उसको हमने ही खुद इनवाइट किया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अगर ट्रंप साहब का प्रेशर भी था, जो भी था, तो एज़ अ कंट्री आई थिंक वी शुड हैव द करेज टू स्टैंड अप टू दैट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में इसके पीछे और भी बहुत से तर्क दिए जाते हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका से हमारे वाणिज्य संबंध ठीक होंगे, अमेरिका के हम अगर दाईं तरफ बैठे होंगे, बाईं तरफ नहीं होंगे, राइट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में नहीं होंगे, तो उससे आम तौर पर हमारे पक्ष में माहौल बनता है। जो फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो बड़े पैमाने पर हमारे स्टॉक मार्केट में अपनी पूँजी लाते हैं और दुनिया के दूसरे देशों के साथ में, विकसित देशों के साथ, समृद्ध देशों के साथ में संबंध बनाने में हम हमें आसानी होती है वगैरह-वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती हैं और इसके जो फौजी और विदेश नीति संबंधी पक्ष हैं, उनकी भी चर्चा की जाती है। लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि इन सब बातों को ऐसा अमेरिका अमेरिका का समर्थक बनने के लिए, अमेरिका का दोस्त दिखने के लिए हम लोगों ने पहली बार भारत आज़ादी के बाद में अपना जो कृषि क्षेत्र है, उसके दरवाजे पूरी तरीके से खोल दिए हैं। हालाँकि सरकार ये मानने के तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री तो जनता के बीच में कस्में खा चुके हैं कि हम अपने डेयरी और किसानों के लिए, पोल्ट्री किसानों के लिए और किसानों के लिए किसी निजी निजी कुर्बानी देकर भी हम किसी कीमत पे उनके लिए उनके हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन अब तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि दरवाजे धीरे अभी सरकार के लिहाज से ज़रा-सी साँस हुई है उनके अंदर, लेकिन अमेरिका के लिहाज से दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं। ये मैंने कई जगह कहा है अभय जी कि हुँ, अगर हम थोड़ा इसको समझना चाहें तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हुँ, जो प्रेशर हमारे पे था भारत पे कि हुँ, आप अपने बाजार को खोलिए, हुँ, स्पेशली जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के, ये अभी का नहीं है। और हुँ, मेरा ये मानना है कि भाई कम से कम जब से जगजीवन राम जी हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तब भी ये प्रेशर था अमेरिका का भारत के ऊपर, और अमेरिका का ये कहना था कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलिए हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। हुँ, और मुझे बहुत प्राइड फील होता है कि जगजीवन राम जी ने उस समय जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने इसको नकार दिया था और कहा था कि हेल टू यू एंड टू योर एक्सपोर्ट्स, वी विल नेवर इंपोर्ट फूड फ्रॉम अमेरिका, ये उन्होंने उस समय कहा था। पर ये तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन उसके बाद
जितने भी दशक हमने देखे हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस प्रेशर को बहुत जबरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया है। और डब्ल्यूटीओ में भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अमेरिका का यही दबाव है, और अभी तक ये दबाव चल रहा है या चल रहा था डब्ल्यूटीओ के माध्यम में कि भाई आप अपने एग्रीकल्चर को खोलिए। और उसमें कई कई तरीके होते हैं, विरोधाभास तो हमारे हिसाब से होता था, लेकिन कई उन्होंने प्रेशर टेक्टिक्स डाले हैं। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी हम सह ही रहे थे या फेस कर रहे थे, वो ये था कि जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती है, यानी जो हम अनाज प्रोक्योर करते हैं भारत में गरीबों को बांटने के लिए, उसके ऊपर सवाल खड़े किए उन्होंने। और ये भी मुझे याद है कि बहुत साल पहले की ये बात है, कुछ 10-15 साल हो गए होंगे, जब रॉबर्ट ज़िलिक साहब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से, और उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक के चीफ बने। और उनके भी टाइम पर अमेरिका में जितने ये एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 14-15 एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन उस समय थे, जिनमें से कोई पिग का एक्सपोर्ट का है, कोई चिकन का एक्सपोर्ट का है, कोई दूध का है, या इस तरीके से। और सबने चिट्ठियां लिखी थी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को कि इंडिया की एमएसपी को आप कैप कर दीजिए, ताकि जो किसान है भारत के, उनकी इनकम ना बढ़ सके, क्योंकि अगर उनकी इनकम बढ़ती रही तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे भारत में। और उनका ये कहना था कि साहब ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, या जो ये अनाज प्रोक्योर करके रखते हैं, वो तो हम भी इनको दे सकते हैं, तो फूड सिक्योरिटी को हम भी एड्रेस कर सकते हैं। बस यही होना चाहिए कि भाई आप ये अश्योर करिए कि भारत के किसानों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना बढ़े। और आप जानते ही हैं कि जो डब्ल्यूटीओ के प्रावधान है, जिसमें 10% जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट जो है, उसका 10% को ही हम एमएसपी दे सकते हैं, उसका जो भी वो रेशियो है, उसको हमने वायलेट किया है। और कई सालों से हालांकि भारत उस पर चैलेंज करता आ रहा है डब्ल्यूटीओ में कि हमने वायलेट नहीं किया, पर अमेरिका कहता आपने वायलेट किया है। इसके तहत वो कई बार हमें डब्ल्यूटीओ में इन्होंने हमारे को खींचा है इस मुद्दे के ऊपर। लेकिन जो भी है, भारत ने रेजिस्ट किया। तो उनकी तो इतने दशकों से ये प्रयास था कि हमें एक, जिसको कहते हैं ना, दरवाजे में पांव रखने की जगह मिल जाए। तो अब जब उनको दरवाजे में पांव रखने की जगह मिली गई है, तो मुझे बताइए अभय जी, क्या वो इतनी आसानी से आपको जाने देंगे? अभी तो उनको मौका मिला इतने दशकों बाद अपनी जो ड्रीम को रियलाइज करने का। और हमारे यहाँ पर जो हमारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि साहब इसमें इंडिया को फायदा होगा, इससे मार्केट, मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, ये कहा जाता है कि साहब अमेरिका को नहीं, हमें वर्ल्ड मार्केट्स में एक एक्सेस हो जाएगा। अरे वर्ल्ड मार्केट में तो एक्सेस पहले ही था, जब हमारा डबल था एक्सपोर्ट अमेरिका में कंपेयर टू अमेरिका। तो किस एक्सेस की हम बात कर रहे हैं? लेकिन आप ये ना भूलें अभय जी कि जिस दिन ये करार हुआ है, उसी दिन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो अमेरिका की हैं, ब्रुक रोलिंस ने, उन्होंने एक ट्वीट किया था, सब हम जानते हैं। उन्होंने कहा था कि इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती अमेरिकन फार्मर्स के लिए। और उन्होंने कहा कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बाजार अब हमारे लिए खुल गया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे किसानों का जो कीमतें मिलती हैं उनको, उसमें इजाफा होगा, और मनी विल फ्लो इनटू अमेरिकन एग्रीकल्चर। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या ये जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं अमेरिका की, क्या उनको ये समझ नहीं आता कि भाई भारत का एग्रीकल्चर इससे, जो आप कह रहे हैं कि मनी विल आल्सो फ्लो इनटू इंडियन एग्रीकल्चर, या हम कहें कि हमारी जो रैंकिंग है उस तरीके से हो जाएगी कि भाई बाहर से पैसा फ्लो करेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उन्होंने तो उल्टा कहा है, उन्होंने कहा कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मिल गया है। और वहां पर मैं ये भी देख रहा हूं, मैं खबरें की पढ़ता हूं कि वहां तो किसान शैंपेन की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शैंपेन के साथ, कि भाई हमें इंडिया का बाजार मिल गया। अब भारत का जो बाजार है वो एक्चुअली अमेरिकन एग्रीकल्चर को सस्टेन करेगा, ये हम क्यों नहीं समझ सकते? आज उनको इतना क्राइसिस है क्योंकि चाइना ने उनको अपना रुख दिखा दिया है, और अभी उन्होंने बहुत मजबूरी के बाद जाके सोयाबीन की इंपोर्ट्स कुछ मानी हैं। लेकिन इतने दिनों से रुका हुआ था, तो उनके यहाँ तो बैंकरप्सी जिसको कहते हैं ना, किसानों पे कर्जा, वो तो बढ़ता जा रहा है। 2020 के बाद, जब ये पिछला इनका जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बैंकरप्सी अमेरिकन एग्रीकल्चर में आज है। और वो बैंकरप्सी इसलिए है क्योंकि उनके पास बाजार नहीं है कोई जो उनको सस्टेन कर सके। अब तो भारत मिल गया, तो वो तो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि साहब जैसे ये हमारे लिए बहुत फायदा होगा। मुझे नहीं पता अगर भारत के लिए इतना फायदा होगा तो अमेरिका में सेलिब्रेशन क्यों हो रही हैं? नहीं, क्या आपने बात कही है, और मैं तो इतने इतने लोगों से बातचीत कर चुका हूं इस विषय पे, किसी ने ये
कोण निकाल के रखा नहीं सामने कि अमेरिका में अमेरिकी किसान शैंपेन की बोतलें खोल रहे हैं जश्न मनाने के लिए, उन्हें इतना बड़ा बाजार मिल गया, और भारत में किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यानी भारत में किसान तकलीफों के नए दौर से गुजरने के लिए कमर कस रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आंदोलन के अलावा किसानों के सामने कोई और चारा है? क्या कोई तरीका है जिसके ज़रिए वो भारत सरकार के कानों में अपनी व्यथा पहुँचा पाएँ और भारत सरकार सुन पाए? पिछला तजुर्बा तो हमें बताता है कि भारत सरकार सुनती नहीं है बिना लंबे और टिकाऊ आंदोलन के। जब 3 काले कृषि कानून बनाए थे, तो उसके खिलाफ 1 साल से ज़्यादा तक आंदोलन करना पड़ा था, दिल्ली घेरनी पड़ी थी, क्या-क्या किसानों को झेलना पड़ा था, किस तरह का दमन झेलना पड़ा था, कितने किसानों की जान चली गई थी, उसके अंदर उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी अपनी। तब कहीं जाकर वो कानून वापस लिए गए थे और उससे जो वायदे किए गए थे, वो भी आज तक पूरे नहीं हुए। तो अब क्या लगता है? इस सवाल से पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक जो शैंपेन की बात कर रहा था, मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको याद है जब पहले एल्यूमीनियम और स्टील पे जब अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाए थे, तो इंडिया ने रिटेलिएट में करने के लिए आमंड के लिए यानी बादाम के लिए, अखरोट के लिए और एप्पल के लिए ड्यूटीज़ बढ़ाई थी। वो रिटेलिएशन में था एल्यूमीनियम और इसकी स्टील की जब ड्यूटीज़ बढ़ी हैं। उस समय हमारी ड्यूटी एप्पल पे ट्रम्प के पहले कार्यकाल में हुआ था। या तो उसमें क्या हुआ था सर कि उसमें क्या हुआ कि 50 से वो क्योंकि रिटेलिएटरी टैरिफ थे हमारे, तो हमने 50 से वो 70% पे कर दिया, जो एप्पल का इंपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बादाम की भी और अखरोट की भी इसके साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जब तक ये 20% रहा, तब तक अमेरिका के जो एप्पल का एक्सपोर्ट था भारत को, वो बहुत कम हो गया। और उस समय उनका दबाव था कि भाई इस बाजार को खोला जाए। तो खोला कैसे जाए? जैसे ही वो इंडिया ने वापस लिए रिटेलिएटरी टैरिफ्स, मतलब उन्होंने 70 से उसको 50 कर दिया, तो आपको हैरानगी होगी कि सिएटल जो कि एक पोर्ट सिटी है अमेरिका में, वहां पर एक सेलिब्रेशन हुआ था शैंपेन वाला, जिसमें भारत के भी एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल थे, और ये अखबारों में खबरें छपी हैं कि उन्होंने इस बात का जश्न मनाया कि भारत ने 20% ड्यूटी अब कम कर ली है ताकि एप्पल और आ सके भारत में। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब हम देखें, अब तो हमारी ड्यूटी जो है 50% से हम कम कर ली, हमने 25% पे ले आए हैं। तो उनके लिए जश्न का तो मौका है ही है ना, तो सेलिब्रेशन तो होनी है। मेरा मतलब यह है कि क्या कारण है कि अमेरिका में सेलिब्रेशन हो रही है, और जैसा आपने कहा, भारत में किसान आज 12 तारीख है, आज 12 तारीख से वो तैयार हैं सड़कों पर आने के लिए, या आ गए हैं और अपना वो गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। आपका सवाल ये था कि भाई क्या हमारे पास कोई और तरीका भी है किसानों के पास? अब देखिए, ये सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है अभय जी, जब वो कहते हैं ना कि भाई क्या कारण है कि किसान हर दूसरे दिन सड़कों को ब्लॉक करता है, क्या कारण है कि कभी ट्रेन का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, कभी कहीं किसी को घेर के बैठे हुए हैं, किसी के बंगले को, ये क्या कारण है? मैंने कहा देखिए, किसान को जो कोई भी चीज होती है उसको जरूरत है या उसका हक बनता है, तो उसको जब तक वो प्रोटेस्ट नहीं करता उसको वो नहीं मिलता या उसकी अटेंशन भी ड्रॉ नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए सर, पिछले 11 साल के अंदर भारत में 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स को माफ कर दिया गया है। कभी आपने सुना कि कॉर्पोरेट वाले जंतर मंतर पर बैठे थे, डिमांड कर रहे थे कि साहब हमारा कर्जा माफ कर दीजिए? कभी नहीं हुआ। उनका तो घर बैठे बैठे ही कर्जा माफ हो जाता है। और आपको देखना देश ने इसको देखा ही है, हम सब जानते हैं कि किसान को अगर 100 करोड़ कह लीजिए, 1000 करोड़ कह लीजिए, या अपना कर्जा जो है वो उसको माफ कराना, तो उनको सड़कों पे आना पड़ता है, क्योंकि उनकी सुनवाई ही नहीं होती। और जो 2021 का आंदोलन था, मैं जानता हूं उसमें इतना कुछ बताया गया था, हमें एक तरह का भ्रम पैदा किया गया था कि इससे देश के किसानों के सब प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएंगे, किसान की इनकम बढ़ेगी। वो एश्योर कर रहे थे कि किसान की इनकम इतनी बढ़ जाएगी। मेरा तो यह मानना है कि दुनिया में आज एक भी देश नहीं है, या एक भी, अगर आप सिचुएशन देखना चाहते हैं कि किसानों की इनकम बढ़ गई हो, कल्चर जैसे अमेरिका है वो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के जाल में है, यूरोपियन यूनियन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के जाल में है, लेकिन वहां तो इनकम नहीं बढ़ रही, वहां इनकम अभी तक नहीं बढ़ी है। भारत में आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि किसान की इनकम बढ़ जाएगी उन्हीं लॉज से जो कि उन देशों में वो फेल हो चुके हैं एज फार एज एनहांसिंग फार्मर्स इनकम इज कंसर्न?
तो वो तो फेल हो गए हैं। हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट ने मुझे भी उसमें चैलेंज किया था कि साहब आप जो कह रहे हैं गलत है, अमेरिकन एग्रीकल्चर तो इतना प्रॉस्परस है और उसमें इनकम बढ़ती जा रही है। मेरा मेरा उस समय भी उनको बताना था कि देखिए, अगर थोड़ा सा आप अमेरिकन एग्रीकल्चर को समझिए, आज अमेरिकन एग्रीकल्चर में जो रेट ऑफ सुसाइड है रूरल एरियाज का, दैट इज 3.5 टाइम्स मोर देन द नेशनल एवरेज। ये लोगों को पता ही नहीं है कि इतना आत्महत्याएं हैं वहां पर। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्ट्रेस जो प्रिवेल करती है वहां पर, इतनी ज्यादा सुसाइड्स हो रही हैं। और हमें बताया जाता है कि साहब वहां पर एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्परस है, और ये भी बताया जाता है कि जब तक कॉर्पोरेट नहीं आएगा तो किसान की इनकम नहीं बढ़ेगी। मेरा मानना है कि ये हमें एक और भ्रम डाला जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो किसान की इनकम बढ़ जाएगी। मैं आपसे एक फैक्ट और आपके सामने रखना चाहता हूं अभय जी। OECD. OECD is the Organization for Economic Cooperation and Development, the richest trading bloc of the world. उनका एक अध्ययन आता है प्रोड्यूसर सब्सिडी सपोर्ट के लिए, वो देखता है, आंकलन उसका करता है। उन्होंने 54 मेजर इकोनॉमीज ली हैं जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, जिसमें ये सारी बड़ी बड़ी कंट्री, रिच कंट्रीज और बाकी बड़ी कंट्रीज भी सब मिलाकर उसमें उसका 54 कंट्रीज का उन्होंने मैपिंग किया है। आपको दो चीजें बताना चाहता हूं मैं। एक तो वो स्टडी जो है वो इंटरनेशनल प्राइस से कंपेयर करते हैं भारत के और दुनिया के बाकी भी जो फार्मर्स के इनकम है उसको, और उसमें ये पता चलता है और उनका ये मानना है कि भाई सन 2000 से लेके 2025 तक भारत के किसान हर साल घाटे की खेती करते आ रहे हैं, एक बात, और उसके बावजूद भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है। दूसरी बात ये देखिए, अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, उनका स्टडी आई है, वो कहती है कि भारत के किसानों को अभी तक 25 साल में 111 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 111 लाख करोड़, क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं कितना भयंकर या कितना बड़ा ये लॉस होगा? अगर कॉर्पोरेट को 5 लाख करोड़ का भी लॉस हो गया होता तो आज देश हाहाकार मचा रहा होता कि साहब ये देखिए, कॉर्पोरेट को स्टिमुलस पैकेज दीजिए, पॉलिसी पैरालिसिस है, कॉर्पोरेट कट्स दीजिए, ये सब बातें होनी थी। लेकिन क्योंकि किसानों का नुकसान हुआ, किसी ने चर्चा नहीं की, ना तो किसी मीडिया में होती है, ना किसी यूनिवर्सिटी में होती है, ना पार्लियामेंट में या असेंबली में ये बातें होती हैं। लेकिन कॉर्पोरेट की तो बातें अक्सर मैं देखता हूं, आप भी देखते हैं। मेरा कहना यह है कि इस सिचुएशन में जहां क्राइसिस इतना सीवियर है भारत में कि 111 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने घाटा सहा है, और उस समय पे आप अमेरिका के साथ दरवाजा खोलते हैं, तो उससे दरवाजा खोलने का मतलब यह हुआ कि अब आप रेडी हैं टू गेट चीपर और हाईली सब्सिडाइज जो इंपोर्ट हैं उसको, उसकी मार किसान के सामने रखने जा रहे हैं कि भैया अब इसको भी सहो जरा। मेरा सबमिशन ये है कि व्हाई डू वी नीड अमेरिकन एग्रीकल्चर इन इंडिया? कोई जरूरत ही नहीं थी कोई भी चीज मंगाने के लिए। वी वर ऑल सेल्फ सफिशिएंट, जो हम सब जानते ही हैं। ये होता ही है, जिस कंट्री के पास कोई शॉर्टफॉल है वो इंपोर्ट कर लेता है, जिसके पास सरप्लस है वो एक्सपोर्ट करता है। ये तो दुनिया में होता ही आया है। लेकिन ये एक डील करना, और वो भी ऐसे समय में जबकि हम जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस और इतना डिस्ट्रेस में है, ये करना मुझे लगता है कि ये किसी ने तो आंखें मूंद के ही किया होगा, आंखें मूंद के ही किया हुआ है। ये काम आंखें मूंद के तो नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं। ये काम तो हुआ है, ये बात सही है, लेकिन काम आंखें मूंद के नहीं हो सकता। ये तो एक तरह का छल है। पहले तो लगातार प्रचार किया गया है सारे देश में। हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये तीनों घूम घूम कर देश भर में भाषण देते रहे हैं। खुद मैंने भी इनके भाषण सुने हैं, इनके भाषणों के बारे में अखबारों में पढ़ा है कि हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने देश के किसानों, मछुआरों, मुर्गी पालकों, इन सबके हितों की बलि नहीं चढ़ाएंगे, इनके हितों की सुरक्षा करेंगे। और ये कहते कहते पीठ पीछे ये लोग अमेरिका के साथ में ये डील भी करते रहे, और ये बिल्कुल ठीक बात, और साथ में ये समझौता भी मेरे ख्याल से अमेरिका में अलौकिक रूप से हो गया है कि अमेरिका ऐसी कोई बात नहीं कहेगा, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इनको यहाँ राजनीतिक नुकसान हो। इसीलिए व्हाइट हाउस ने जो पहली फैक्ट शीट जारी की, इसमें दालों का जिक्र था, इसके अंदर कमिटमेंट वगैरह का जिक्र था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तनाव हंगामा देखा उन्होंने, तो फौरन उन्होंने कहा होगा। अब अगले दिन दूसरी फैक्ट शीट जारी हुई, इसमें दालें हटा दी गई, और जो कमिटमेंट था उसके लिए इंटेंशन या इंटेंट ये सब डाल दिया गया। तो अमेरिकी भी इनको सहयोग कर रहे हैं ताकि ये यहाँ पर जो क्राइसिस है, इस डील के कारण जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो सकती है,
उसको ये मैनेज कर सकें, उसका ये प्रबंधन कर सकें। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये टेस्टिंग ग्राउंड है, यानी वो देखना चाहते हैं कि भई जो अगर हमने जो जॉइंट कम्युनिके में जो जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की बात की गई थी, उस पे कैसा रिएक्शन आता है, एक बात। फिर उन्होंने सडनली जो आपने कहा कुछ पल्सेस का ज़िक्र किया कि ये भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन हुआ, हमने देखा कि एक ही दिन में अगर आप अखबारें उठाएँ उस दिन की, सब अखबारें भरी हुई थी देश में कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या इसका पूरा इम्पैक्ट होगा, ब्ला, 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 ये सब कुछ था। तो मुझे लगा उनको मैसेज मिल गया एंड इमीडिएटली जैसा आपने कहा है कि कहीं न कहीं ऐसा सोचा जाता है कि भई उन्होंने एक ही दिन में उसको विथड्रॉ कर लिया। इसीलिए सवाल उठता है कि आगे उसमें व्हीट भी ऐड करेंगे, डेयरी भी ऐड करेंगे, वो कैसे हम मान लें कि वो नहीं ऐड करेंगे? इसका मतलब साफ है कि ये तो उनके पास स्कोप था, उनके पास ये वो अंदर उसको छोड़ा उनके हुआ है उन्होंने उसमें, लिखा हुआ है। बिल्कुल, हाँ, छोड़ा बिल्कुल। हुआ है। हाँ, छोड़ा हुआ है। अभी हाँ, वो कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना, एक गोविंदा फ़िल्म स्टार गोविंदा ने एक एडवर्टाइज़मेंट की थी और उसमें कहा था, "जोर का झटका धीरे से।" बिल्कुल, सो आई थिंक दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव कि जोर जोर का का झटका झटका धीरे से ही लगाया जा रहा है, सही बात है, धीरे सही से बात है। लगाया जा रहा है।